हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है जुलाई 18 2021 और आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों, आज के इस न्यूज़पेपर के अंदर जो सबसे पहली खबर निकल कर आती है वो है तालिबान वॉन बैटल, वी विल द वॉर। मतलब कि तालिबान ने ये बोला है, मतलब अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में एक बात बोली है। उन्होंने कहा जो तालिबान है ना वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीतता है, हम तो वॉर जीते हैं वॉर। क्योंकि अभी अफगानिस्तान और तालिबान में बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक रिलेशन उनके खराब हो चुके हैं। उनका कहना ये है अफगानिस्तान का कि पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की तरफ से 10,000 जिहादी लोग जो है वो एंटर हो चुके हैं अफगानिस्तान में, जो एंट्री बिल्कुल गलत है। नंबर 2, उन्होंने बोला इंट्रा नेगोशिएशन विद तालिबान। अब क्या है कि इंटर नेगोशिएशन का मतलब होता है कि जब दो कंट्रीज के बीच में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं ट्रेड से रिलेटेड जो पूरी तरीके से सही नहीं होते हैं, मतलब किसी ना किसी पार्टी का ये कहना होता है कि नहीं, ट्रेड में हमारे साथ जो है नाइंसाफी हुई है, हमारे साथ ट्रेड को लेकर रूल्स हार्श बनाए गए। इस टाइप के नेगोशिएशन जब सक्सेसफुल नहीं रह पाते तो इसके बीच में दो कंट्री के बीच में क्या हो जाता है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। इस बात को लेकर इन्होंने एंश्योरिटी जताई कि आने वाले टाइम के अंदर हम एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, पीस स्टैब्लिशमेंट का काम करेंगे। और अफगानिस्तान ने कहा कि इंडिया जो है वो इनका एक सच्चा दोस्त है, क्योंकि इंडिया के साथ देखा गया कि अफगानिस्तान के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो अफगानिस्तान है वो हमेशा न्यूज़ में क्यों रहती है, बिकॉज अफगानिस्तान के जो जियोग्राफिकल एरिया है वो कई सारे बॉर्डर्स को टच करता हुआ है। इस वजह से अफगानिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाती है। यहाँ पे अगर हम आगे चले तो यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है, ये देखिए, ये जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिनका नाम है एन.वी. रमन्ना, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा देखो बात ये है कि जो लोगों का जो बेसिक राइट है ना वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना सिविल लिबर्टी, मतलब आज़ादी का जो राइट है वो लोगों को होना चाहिए। और अगर कोई इनसे छीनता है तो ये हमारे भारत के संविधान की ड्यूटी बनती है कि उसको ये अधिकार प्रोवाइड कराया जाए। क्योंकि क्या होता है, आमतौर पर आप देखते हो कि आपने कोई भी पुलिस वाला होता है वो अगर ये देखता है कि हाँ पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट कोई इस पर्सन बोल रहा है, जैसे आपने जेएनयू में ही देखा होगा, तो उनके ऊपर एंटी सोशल नेशनलिज्म का क्या लगा दो, आरोप लगा दो। मतलब ये एक ऐसा मतलब सेक्शन है जिसके अंदर आप किसी को भी कवर कर सकते हो अगर वो पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जाके कोई काम कर रहा है। तो इस बात को लेकर हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने कहा नहीं, इस टाइप से तो आप लोगों की जो आज़ादी है, जो हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है, जो हमारे भारत के संविधान में लिखा हुआ है, आप उसी को छीनने की बात कर रहे हो, जो कि बिल्कुल भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर हम इसमें जाएं तो देख सकते हैं हमारे पास और भी कई सारी चीज़ें, जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मेन चीज़ जो हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से है, वैसे यहाँ पर बस यही है एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन की, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेती थी उसको अभी रोक दिया गया है और एडमिशन प्रोसेस को 2 अगस्त से स्टार्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़, ये तो पेपर बिल्कुल बेकार है, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है। हमें पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है। और इसके बाद यहाँ पे यूपी पोल्स लेड टू पॉपुलेशन डिबेट। देखो आपने अभी देखा होगा कि यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बिल पास करने की बात बोली है जो कि है टू चाइल्ड पॉलिसी पे, कि अगर एक कपल है तो उसके 2 ही बच्चे होने चाहिए। लेकिन अभी ये बिल बना है दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, जब भी कोई बिल को एक्ट में कन्वर्ट करना होता है इसका एक प्रोसेस होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। वो प्रोटोकॉल आप लोग ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या होती है, एक्सपर्ट की कमेटी बैठती है, वो उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट पेपर। जब वो ड्राफ्ट पेपर हम बिल को उस ड्राफ्ट पेपर को लोकसभा और राज्यसभा में लेकर जाते हैं तो वो बन जाता है जो बिल, जो ड्राफ्ट पेपर है वो बन जाता है बिल। अब जब वो दोनों सदनों से पास हो जाता है बिल, तब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर करवाया जाता है और वैसे ही जिस साल वो प्रेसिडेंट सिग्नेचर करते हैं वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ये पूरा प्रावधान होता है किसी भी एक्ट को बनाने का। तो अभी यूपी ने अपना जो बिल है वो पास अभी किया नहीं है, बिकॉज अभी जो हमारा सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। आप जानते हैं कि जो पार्लियामेंट में सेशंस होते हैं वो 3 होते हैं, एक बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। तो मानसून सेशन अभी स्टार्ट होने वाला है, उसके अंदर ये यूपी का जो 2 चाइल्ड पॉलिसी वाला बिल है इसको वहाँ पर लोकसभा राज्यसभा में पास कराया जाएगा और उसमें कोई भी मेजर चेंजेस होंगे, माइनर से चेंज होंगे, वो सब उसके अंदर किए जाएंगे और उसके बाद फिर हम उसको एक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि अगर यूपी के अंदर ये 2 चाइल्ड पॉलिसी आ जाती है तो ये इतनी अच्छी पॉलिसी कि कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज के, बाकी स्टेट के ऊपर एक प्रेशर बन जाएगी, जो काम यूपी ने किया हम भी वो काम करें। और एक टाइम ऐसा आएगा ये जो है पूरी 2 चाइल्ड पॉलिसी ये नेशनल लेवल प्लान बन जाएगी, जो भी स्टेट लेवल यानी यूपी के लिए बोली जा रही है, ठीक है। चलो इसके बाद हम देखते हैं कंसर्न रिमेन ओवर एंटी ट्रैफिकिंग बिल। अब ये क्या है, आपने देखा होगा कि कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें महिलाओं को बेचा जाता है, लड़कियों को, औरतों को बेचा जाता है।
क्यों बेचा जाता है? क्योंकि उनको लगता है कि समाज के अंदर जो सबसे निचला वर्ग है वो है महिलाएं, उनकी ऐसी मेंटालिटी है। यानी कि अब यहाँ पर क्या है कि इस बात को ख़त्म करने के लिए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ें होनी चाहिए, इस बात को ख़त्म करने के लिए एक बिल लाया जाएगा, जिसके तहत क्या किया जाएगा, अगर कोई ऐसी ट्रैफिकिंग करता हो पकड़ा जाएगा तो उसे इलीगल तरीके से जो है उसे लीगल तरीके से, लीगल प्रावधानों की तरफ से उसे क्या दी जाएगी, कड़ी सजा दी जाएगी। आपने भी कुछ टाइम पहले देखा होगा कि एक कंट्री ने एक ऐप लॉन्च की थी जिसके अंदर आप महिलाओं को खरीद सकते हो, पैसे देकर उनको खरीद सकते हो। मतलब ये खुले आम चल रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा हमारे ग्लोबल लेवल पे अलग अलग कंट्रीज जो हैं इस बात की निंदा करती हैं कि ये जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी जो चीज़ें हो रही हैं ये हमारी मानवता के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके लिए बाकायदा एक प्रॉपर बिल होना चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट डिफेंस पॉलिसी इन प्लेस नाउ क्लेम अमित शाह। पहले मैं आपको बता दूं ये क्या है दोस्तों। जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, यानी जिसको हम बीएसएफ बोलते हैं, उसकी सेरेमनी थी, मतलब पैरामिलिट्री फोर्स में ये आते हैं, उसकी सेरेमनी थी। अब आप जानते हो जो बीएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्स है किसकी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके जो मेन पर्सन है वो कौन है? अमित शाह। तो अमित शाह यहाँ पर गए थे और अमित शाह के द्वारा बोली गई बहुत सारी बातें थी, जिसमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। सबसे पहले अमित शाह ने कहा कि हमें टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा अगर हमें बॉर्डर एरिया को डेवलप करना है। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात बोली गई कि हमें अपने पास ह्यूमन को वहां भेजने की जगह कुछ ऐसे सिस्टम्स को भेजने चाहिए जो वहां से डेटा को कलेक्ट करके लाए बॉर्डर एरिया से, और उसका यूज करके हम अपने यहाँ पर जो सुरक्षा है उसको और भी ज़्यादा कड़ी बना सकते हैं। दोस्तों पिछले 5 सालों से देखा जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। रोबोटिक, ड्रोन्स और आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस पर बहुत ज़्यादा वो लोग फोकस कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो हमारे बॉर्डर एरिया है, जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया हो गया, हमारा चाइना वाला बॉर्डर एरिया हो गया, उसमें पूरी फेंसिंग लगाई जाएगी। फेंसिंग मतलब होता है जैसे आपने वो देखा है कांटे वाले होते हैं जिसमें आप इधर से उधर नहीं आ सकते, तो कुछ इस टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा जिससे कि आर पार जो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ हो रही हैं सोल्जर्स के द्वारा उनको रोका जा सके। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये कब हुई? जब बीएसएफ की सेरेमनी हुई थी, उसमें अमित शाह ने पार्टिसिपेट किया, तब ये सारी बातें बोली गई। इसके बाद अगर हम आगे देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो आपके मतलब ज़रूरी हो। चलिए यहाँ देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानता कुछ हो सकता है। दैट इज कि 4 कंट्रियों ने अपना एक ग्रुप बनाया है, 4 कंट्रियों ने अपना एक ग्रुप बनाया जिसे क्वाड ग्रुप बोलते हैं। क्वाड जैसे क्वार्टर होता है ना, क्वार्टर मतलब 4, वैसे ही क्वाड का मतलब होता है 4 कंट्रियों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसके अंदर क्या होगा, वो अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करें। दोस्तों इससे पहले भी हमारे पास कई सारे ग्रुप बन चुके हैं, जिसे FTA, PTA बोला जाता है। जैसे यूरोपियन यूनियन है जिसमें पहले 28 कंट्री होती थी, यूके चली गई, अभी फिलहाल 27 कंट्रियां हैं जिनमें आप व्यापार आसानी से कर सकते हो। इवन वहां पर आप बिना वीजा के आसपास जा सकते हो। तो इन 27 कंट्रियों का ग्रुप को क्या बोला गया? यूरोपियन यूनियन, जिसकी अपनी कॉमन करेंसी क्या है? यूरो है। इसी तरह से एशियन है, एशियन के अंदर टोटल 10 कंट्रीज आती है जिन्होंने मिलकर, जैसे थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, इन सभी लोगों ने मिलकर क्या बना रखा है? ग्रुप बना रखा है जिससे ट्रेड को बढ़ाया जा सके। वैसे ही इंडिया ने, अफगानिस्तान ने, पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने, नेपाल ने, इन कंट्रियों ने भी सार्क ग्रुप बनाया हुआ है जिससे ट्रेड को बढ़ाया जा सके। न्यू US MCA भी है जिसमें US, मैक्सिको, कनाडा, इन तीनों ने भी अपना एग्रीमेंट किया हुआ है। ठीक इसी तरीके से एक क्वाड ग्रुप को बनाया गया है जिसमें US, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। ये 4 नाम याद कर लो। क्वाड ग्रुप में कितने मेंबर है? US, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब ये 4 मेंबर कंट्रीज क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगी। अब क्योंकि ये मेंबर कंट्रीज है तो जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जाते हैं वो इनके ऊपर नहीं एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि ये हमारी मेंबर कंट्रीज हैं। इस वजह से इनके ऊपर टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर नहीं लगेंगे, यानी माल जो है वो फ्री तरीके से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट आसानी से कर सकता है। और इसको जो एडमिनिस्ट्रेट करेंगे वो हमारे US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जितने भी क्वाड ग्रुप्स होते हैं कहीं ना कहीं इनसे जो ट्रेड है वो बढ़ता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जब इंडिया इसका मेंबर नहीं है तो हमें इससे क्या फ़ायदा पहुंचेगा? दोस्तों फ़ायदा ये पहुंचता है कि जब भी कोई मेंबर अपने पास ट्रेड ग्रुप बनाता है तो अल्टीमेटली उसके लिए रॉ मटेरियल या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी हमें बाकी कंट्रीज़ के साथ करनी पड़ती है। अब हमें पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी जो पाकिस्तान खुद नहीं कर सकता, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर हो गया, और भी कई सारी चीज़ें जो पाकिस्तान खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो ऐसे में पाकिस्तान एज अ रॉ मटेरियल वो चीज़ें हमसे बाय करेगा और फिर वो चीज़ें US, अफगानिस्तान में सप्लाई करेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडिया को भी एक बेनिफिट पहुंचेगा। तो याद रखना, US, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में एक ग्रुप बनाया गया जिसे बोलते हैं क्वाड ग्रुप। बोलो क्लियर हुआ? चलो इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे,
तो एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है, कोविड-19 वैक्सीनेशन सेफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। देखो कोविड-19 के केस में बहुत सारे लोग बहुत प्रॉब्लम में थे, उनका ये कहना था कि क्या ये सेफ है वैक्सीन, पहली चीज़ तो ये। तो स्टार्टिंग के दिनों में आपको पता है कि लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, जो ज़बरदस्ती लगवा भी रहे थे तो उनके भी ऊपर एक प्रेशर था कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो उन्हें लगवाना पड़े। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये जो मिथ है, जो मिथ थी एक जो चल रही थी कि नहीं ये सेफ़ नहीं है, इससे डेथ बहुत ज़्यादा हो रही, बाद में देखा है रिसर्च के थ्रू कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन पॉइंट ये उठता है क्या ये प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए सेफ है या नहीं है। तो ऐसे में देखा गया कि बहुत सारे रिसर्च कंडक्ट की गई, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएस की कई सारे बड़ी बड़ी लैबोरेटरी में इसका रिसर्च किया गया और ये पाया गया कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए पूरी तरीके से सेफ है। बस शर्त है कि प्रेग्नेंट वुमेन को पहले से कोई प्रॉब्लम ना हो। मान लो उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उसको बाकी कई सारी बीमारीज एक साथ हैं, तो ऐसे में अगर कोविड-19 की वो वैक्सीन लगवाती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बट अगर वो सिर्फ एक प्रेग्नेंट है तो ऐसे केस में कोविड-19 की वैक्सीन लगा लेने से उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा। वैक्सीन जो इंडिया में बनाई जा रही है, जैसे कोविडशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया, ये तो बिल्कुल ही सेफ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ये हमारे लिए एक पॉजिटिव खबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर एक आएगा बात आपकी कोविड-19 स्पाइक इन केरला। आप जानते हो केरला जो है उसके अंदर कोविड-19 के केस जो हैं वो अचानक से हाइक होता है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में भी आपने देखा होगा केसेस जो है अचानक से बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो कहा यह जाता है कि आखिर ये केसेस बढ़ते क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है। देखो रीज़न एक बड़ा साफ है, जब आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करोगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अप नहीं करोगे, तो जो इसकी जो चेन है कोविड-19 को चेन होती है फैलने वाली, वो और भी ज़्यादा फैलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो कहा जाता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं, जो भी कंट्रीज इनको फॉलो अप करेगी या जो भी स्टेट उनको फॉलो अप करेगी, तो पूरी तरीके से तो कोविड-19 खत्म नहीं होगा, बट हाँ जिस हिसाब से केसेस बढ़ते हैं उन बढ़ते हुए केसेस को हम रोक सकते हैं। तो अब यही सारी बातें बोली जा रही है केरला को लेकर। अब केरला में क्या है ना, ये बिल्कुल नीचे चला जाता है, मतलब भारत का सबसे नीचे वाला राज्य है ये केरला हमारा। अब केरला के अंदर लोग उतने ज्यादा जो है वैसे तो एजुकेटेड है, बट जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करने की बात आती है ये लोग उस चीज को नहीं कर सकते। आप इस पिक्चर में ही देख लो, यहाँ पर फिशिंग करने के लिए लोगों ने कितनी ज्यादा भीड़ लगा रखी है। अब इसमें से किसी एक को भी अगर कोविड-19 है तो देखो कितनी आसानी से ये चीजें यहाँ पर फैल सकती हैं। अब दूसरी एक सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है मास्टर कार्ड को लेकर कि मास्टर कार्ड को 22 जुलाई का इंटीमेशन दिया गया। 22 जुलाई 2021 के बाद मास्टर कार्ड अपना कोई काम इंडिया में नहीं कर सकती है। दोस्तों इसके पीछे एक कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी ध्यान से सुना। कहानी कुछ ये है कि जैसे आप जानते हैं हमारे इंडिया के अंदर जो कार्ड्स बनाने वाली कंपनियां हैं उनको बेसिकली 3 टाइप से नेटवर्क है, एक तो मास्टर कार्ड के थ्रू है, एक वीजा के थ्रू और एक रुपए के थ्रू है। मैं आपको बता दूं मास्टर कार्ड और वीजा ये दोनों बाहर की कंपनियां हैं और जो रुपए है वो हमारी इंडिया की कंपनी है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये होता क्या है, जरा ये बता दो। मैं आपको बताता हूं, जब भी आप अपना कार्ड कहीं भी किसी जगह शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो जो स्वैपिंग मशीन होती है वो स्वैपिंग मशीन क्या काम करती है कि आपके अकाउंट से पैसा काटती है और अपने अकाउंट में डाल देती है। लेकिन ये काम स्वैपिंग मशीन थोड़ी कर पाएगी, इसके लिए पूरा एक नेटवर्क चेन चाहिए। जो कौन प्रोवाइड कराता है, वीजा कंपनी प्रोवाइड कराती है, रुपए कंपनी प्रोवाइड कराती है और मास्टर कार्ड जैसी कंपनी प्रोवाइड कराती है। अब एक बात सोच के देखो कि आपने कहीं पर कार्ड स्वैप किया तो आपकी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि आपने महीने में, साल में, 10 साल में, जब तक वो आपका कार्ड आपके पास था आपने कितनी कितनी शॉपिंग कहां से की, तो इससे आपका एक प्रोटोकॉल पता चलता है कि आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है, आपकी जो इनकम है वो कितनी है और जो आपकी पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती हैं वो भी कार्ड कंपनियों के पास होती है। तो हमारे यहाँ पर 2018 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा एक नॉर्म्स निकाला गया था, मतलब आरबीआई के द्वारा एक नॉर्म्स निकाला गया था। उसमें ये कहा गया था कि कोई भी ऐसी कार्ड कंपनी जो बाहर की, जैसे खासतौर पर मैं बात कर रहा हूँ वीजा की और मास्टर कार्ड की, तो वो अपना जो डेटा है वो इंडिया में ही सिक्योर और सेव करेंगे। उस डेटा को आप बाहर नहीं ले जा सकते हो क्योंकि ये हमारा प्राइवेट मैटर है, इसके चलते आप इस डेटा को बाहर नहीं ले जा सकते हो। लेकिन कुछ चीजें एग्जाम कर दी गई थी, जैसे मान लो कोई पर्सन है मास्टर कार्ड का यूज विदेशों में जाके कर रहा है, तो अगर आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो ऐसे केस में अगर आप डेटा ले जाना चाहते हो बाहर ले जा सकते हो। लेकिन जो बंदा इंडिया का रहने वाला वो इंडिया में ही ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसका डेटा आप बाहर नहीं ले जा सकते। चाहे आपकी कंपनी मास्टर कार्ड यूएस बेस्ड कंपनी हो, चाहे वीजा बाहर की कंपनी हो, ये अपना जो डेटा सिक्योरिटी है वो सिर्फ इंडिया में ही रखेंगे क्योंकि हमें अपने डेटे की बहुत चिंता है। तो ऐसे में इस कार्ड कंपनी के द्वारा उल्लंघन किया गया और ये देखा गया इन्होंने डेटा जो सिक्योर है वो इंडिया में ना करके अपनी अपनी कंट्रीज के अंदर किया। इस बात को लेकर जो है हमारी जो इंडिया बहुत ज्यादा खफा थी और इस बात से एक बहुत बड़ा एक मतलब इंटीमेट किया गया कि 22 जुलाई को अब कोई भी बैंक, मैं रिपीट कर रहा हूं, 22 जुलाई को अब कोई भी बैंक मास्टर कार्ड इशू नहीं कर सकती है। अगर उससे कार्ड इशू ही करना है, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट कार्ड है, तो वो या तो वीजा की सुविधा ले या फिर वो अपने पास
रुपए की सुविधा ले। रुपए हमारी इंडियन ब्रांड है जो मोदी गवर्नमेंट के आ जाने के बाद की गई थी। तो यानी यहाँ पर मास्टर कार्ड के साथ एक बहुत ही ज़्यादा खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने भी किया, आखिर डेटा जो मेंटेन करना था, जब बोला गया था क्यों नहीं मेंटेन किया। अब भुगतो बैठ के, तो 22 जुलाई को इनके द्वारा दी गई सर्विसेज सारी बंद हो जाएंगी और 22 जुलाई के बाद कोई भी कार्ड आपको मास्टर कार्ड जैसी चीज़ें इशू नहीं की जाएगी। आपको सिर्फ दो में से कोई एक कार्ड मिलेगा, या तो वीज़ा का मिलेगा या आपको रुपए कार्ड मिलेगा। तो ये सारी हमारे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो खास आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव के लिए ज़रूरी हो। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ छोटी सी मैं आपको बता देता हूँ कि HDFC बैंक का जो Q1 है उसमें 14% राइज मिल सकता है कोविड-19 के बाद में। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर हमारे यहाँ पर बहुत अफेक्ट हुए। क्यों अफेक्ट हुए? बिकॉज यहाँ पर जो कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ, उसके चलते जो मनी का फ्लो है वो उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देखा जाता है कि मनी का फ्लो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, क्यों बढ़ गया? उसके पीछे रीज़न ये है कि प्राइवेट सेक्टर में जो प्लेयर्स होते हैं वो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, उन्हें पैसों से पैसा बनाना अच्छे से आता है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर ये पूरा हमारे कंप्लीट एनालिसिस होता है। इसके बाद हमारे पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं जो आपको बताने लायक हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो एनालिसिस है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये हमारी सीरीज पसंद आ रही हो। कोई एक्स्ट्रा सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप फ्री तरीके से सुझाव दे सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर काम करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।